जो स्त्री किसी कारण अपने पति की यह इच्छा पूरी नहीं करती है तो उसको अगले जन्म में वही पति मिलता है। एक समय की बात है, एक राजकुमारी थी जिसका नाम सुनंदा था, जो पूरी तरह से चरित्रवान थी, जिसकी शादी एक चरित्रवान राजकुमार सत्यजीत के साथ हुई थी। दोनों ही जीवन का आनंद, सुख और वैभव के साथ ले रहे थे। उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी, सिर्फ कमी थी तो एक संतान की, जिसको लेकर सुनंदा चिंताग्रस्त रहती थी। समय धीरे धीरे गुजरता गया। फिर एक दिन सुनंदा की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। फिर वह राजकुमार से कहने लगी, स्वामी, मैंने आपकी सारी बातें मानी, मैंने आपकी बहुत सेवा की है और पूजा भी की है, परंतु मैं आपको एक खुशी नहीं दे सकी और वह है संतान को जन्म देने की खुशी। मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि मेरा जीवन कुछ पलों में ही समाप्त होने वाला है। कभी मलाल मत करना, मेरे न रहने के बाद मेरी यादों के सहारे आप अपना जीवन जीना। मैं आपको वचन देती हूँ, अगले जन्म में फिर आपकी पत्नी बनूंगी, तब मैं आपकी संतान की इच्छा अवश्य पूरी करूंगी। इतना कहकर सुनंदा की मृत्यु हो जाती है। फिर एक दिन सत्यजीत भी अपने शरीर को त्याग देता है। फिर वह राजकुमार सत्यजीत एक ऐसे राजा के घर जन्म लेता है जिसकी 100 रानियां थी और 100 रानियों के बीच में वह अकेला ही पुत्र था। उधर वह राजकुमारी सुनंदा भी एक ऐसे राजा के घर जन्म लेती है जहाँ 100 रानियां थी और सभी रानियों के बीच में केवल वह एक ही पुत्री थी। जिस राजा के पुत्र था उस राजा के पास एक बहुत ही अक्लमंद और वफादार तोता था। राजा उस तोते से बहुत सारे मामलों में सलाह लिया करता था और उसकी सलाह वह मानता भी था। बड़ी बड़ी मुश्किल समस्याओं में राजा तोते की सलाह अवश्य लेता था। फिर एक दिन राजा उस तोते के पास गया और कहने लगा, हे तोता, आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ जो तुम्हें पूरी करनी है। तोता ने कहा, बोलो महाराज, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। राजा ने कहा, हे तोता, तुम तो जानते हो कि मेरा एक ही बेटा है और मैं अपने बेटे के लिए कैसी बहू चाहता हूँ वह तुमको अच्छी तरह से पता है। तुझे मेरे बेटे के लिए ढूंढ कर वैसी ही बहू लानी है। राजा ने उस तोते को अपने मन की सारी बात बता दी कि वह बहू कैसी चाहता है। फिर राजा की बात को सुनकर वह तोता राजी हो गया और बोला, महाराज, आप जिस तरह की राजकुमारी चाहते हैं, आप एक पर्चा पर लिखकर मेरे पैर में वह पर्चा बांध दो और फिर आगे का काम आप मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं वैसी ही राजकुमारी तलाश करके लाऊंगा जैसी राजकुमारी आप चाहते हैं। फिर तोते की बात सुनकर राजा ने एक पर्चा पर अपनी पसंदीदा राजकुमारी के बारे में लिख दिया कि वह कैसी राजकुमारी चाहता है और उस पर्चा को तोते के पैर में बांध दिया। अब तोता एक पड़ोसी देश में जा पहुंचा जहां पर बहुत तेज बरसात हो रही थी, इसलिए उसने जंगल में आश्रय लिया। वहां उसको एक पुराना खोखला पेड़ मिला। उसने सोचा कि यह स्थान उसके आराम के लिए उपयुक्त रहेगा। जैसे ही तोते ने उस खोखले पेड़ में जाने के बारे में विचार किया तो वहां से एक आवाज आई, तुम अंदर नहीं जा सकते, अगर तुम अंदर गए तो तुम अंधे हो जाओगे। फिर तोता इस डरावनी बात को सुनकर खोखले पेड़ में नहीं गया और वहीं पर एक दूसरे पेड़ पर जाकर बैठ गया और बरसात थमने का इंतजार करने लगा। फिर बारिश बंद होने के बाद उसी जगह पर एक मैना आई और आकर के तोता के पास बैठ गई। फिर दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे। इसी बीच तोता ने मैना को सारी बात बताई कि वह कहाँ जा रहा है। तोता की बात सुनकर मैना कहने लगी, आज की हमारी मुलाकात बहुत ही अच्छी रही। और फिर वह तोते से आगे कहती है कि आप अपने मालिक के प्रति जितने वफादार है, मैं भी अपने मालिक के प्रति उतनी ही वफादार हूँ। आप अपने राजा के बेटे के लिए ऐसी राजकुमारी की तलाश कर रहे हैं जिसके अंदर सभी गुण हो, तो मैं भी अपने राजा की बेटी यानी राजकुमारी के लिए ऐसे ही राजकुमार की तलाश में निकली हूँ जिसके अंदर सारे गुण हो। फिर वह तोता कहने लगा कि हमारे राजा का कहना है कि हम ऐसे घर की राजकुमारी लाएंगे जिस राजा की 100 रानियां होनी चाहिए, क्योंकि हमारे राजा के भी 100 रानियां है। मैना तोता से कहती है, अब मैं आपकी बात समझ गई, क्योंकि आपके राजा के पास भी 100 रानियां है और हमारे राजा के पास भी 100 रानियां है। आपके राजा के पास केवल एक राजकुमार है और हमारे राजा के पास भी केवल एक ही राजकुमारी है। आपके राजा का राजकुमार भी सर्वगुण संपन्न है और हमारे राजा की राजकुमारी भी सर्वगुण संपन्न है। तोता को अपने मन की बातें बताई और वहां पर तोता ने राजकुमार की पसंद की बातें सुनाई। फिर तो वह तोता और मैना राजकुमारी के देश में आ गए, क्योंकि तोता मन में यह सोच रहा था कि मेरे मालिक का सपना पूरा हो जाएगा, उनकी इच्छा पूरी हो जाएगी। वह जैसी राजकुमारी चाहते हैं वैसी ही राजकुमारी आज मुझे मिल गई। इस प्रकार जब तोता और मैना उड़ते हुए राजकुमारी के महल में पहुंचे तो महल के एक नौकर ने उनको देख लिया। तो उस नौकर ने राजा को जाकर बताया कि महाराज,
आपने मैना को जिस कार्य के लिए भेजा है उसने आपके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। वह राजकुमार की तलाश में कहीं पर नहीं गई, वह तो एक तोते के साथ घूम रही है। मैंने मैना को तोता के साथ घूमते हुए अपनी आंखों से देखा है और आपकी बात तो वह पूरी तरह से भूल गई है। आपकी आज्ञा का उसने उल्लंघन किया है। इस प्रकार राजा को क्रोध आ जाता है और वह तोता और मैना दोनों को मारने का हुक्म दे देता है। तोता और मैना को यह बात मालूम पड़ जाती है कि राजा हमें मरवाना चाहता है, तो फिर मैना तोता से कहती है, हमारी जान इस जगह पर खतरे में है, हमें जल्दी इस स्थान से दूर भाग जाना चाहिए। इससे पहले कि राजा हमें मार दे, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। हमें जल्दी से इस स्थान को छोड़ देना चाहिए, वरना हम दोनों बिना बात के मारे जाएंगे, जैसा कि राजा ने तय किया है। इसके बाद तोता और मैना उस स्थान से उड़कर बहुत दूर चले गए। फिर जब राजा के सिपाही बहुत देर तक खोजते रहे परंतु वह दोनों नहीं मिले, फिर सैनिक वहां से वापस आ गए क्योंकि उन्हें लगा कि तोता और मैना कहीं दूर भाग गए हैं। अब तोता और मैना ने कुछ दिनों तक इंतजार किया ताकि लोग उनकी बातों को भूल जाए। फिर कुछ दिनों बाद तोता और मैना वापस महल में आए और आकर के तोता राजा के दाएं घुटने पर और मैना राजा के बाएं घुटने पर आकर के बैठ गए। फिर तोता और मैना ने राजा से पूछा, आप हमको क्यों मरवाना चाह रहे थे? हम तो आपके वफादार हैं, आपके महल के नौकर हमसे जलते हैं, इसीलिए उन्होंने आपसे हमारी बुराई की है। हम दोनों तोता और मैना बड़ी शान वाले उन राजाओं के नौकर है जो अक्लमंद भी है और अमीर भी है। हमने आपके साथ में हमेशा वफादारी की है। तोता और मैना अपने मन की बातें बताते हैं और कहते हैं कि दोनों राजाओं के यहाँ पर 100 रानियां हैं, उनमें से केवल एक के केवल एक बेटा है और दूसरे राजा के केवल एक बेटी है, जबकि वह राजा कभी भी एक दूसरे से नहीं मिले थे। एक राजा को एक ऐसी बहू चाहिए जो दूसरे राजा की बेटी जैसी हो और दूसरे राजा को एक वैसा ही दामाद चाहिए था जैसा कि दूसरे राजा का बेटा हो। हम महाराज आपके दोनों दरबारों के नौकर हैं। हम भगवान की कृपा से आपके राज्य के बाहर एक जंगल में मिले थे और अब हम आपके पास अच्छी खबर के साथ आए हैं। तोता और मैना ने राजा को समझाया और उन्होंने अपने मनोबल से राजा को खुश किया। तभी तोता ने राजा की ओर अपना पैर बढ़ाया जिस पर एक पर्चा था जिसमें राजकुमार की पसंद लिखी थी। राजा ने वह पर्चा पढ़ा और बहुत खुश हुआ। पहले उसे तोता और मैना पर विश्वास नहीं था, फिर दोनों को एक साथ देखकर राजा को तोता और मैना पर विश्वास हो गया। फिर राजा ने तोते के पैर से राजकुमार की फोटो निकाली और अपनी रानियों के पास भेज दी और कहा, यह फोटो देखकर बताओ कि राजकुमारी के लिए यह राजकुमार कैसा है। क्या सभी रानियां राजकुमार को पसंद करती है या नहीं? कुछ दिन बीत गए पर फोटो वापस नहीं आई। राजकुमारी को वह फोटो बहुत पसंद आई और फिर वह राजकुमारी उस राजकुमार की फोटो को अपने हाथ में ही लिए रखती थी। फिर कुछ दिनों के बाद में रानियों की तरफ से जवाब आया कि राजकुमार सबको पसंद है, अब उसकी शादी जल्दी ही हो जानी चाहिए क्योंकि राजकुमारी ने तो राजकुमार को देखे बिना ही फोटो से पसंद कर लिया था। राजा ने तोते से कहा कि तुम अपने राजा के पास यह संदेश पहुंचा दो कि एक राजकुमारी ने राजकुमार को पसंद कर लिया है और वह चाहता है कि वह 4 महीने के भीतर शादी के लिए आ जाए। तोते ने बड़े ही आदर के साथ राजा को प्रणाम किया और फिर अपने देश की ओर उड़ गया। जब तोता अपने राज्य में पहुंचा तो उसने राजा को अपनी यात्रा की सारी कहानी बताई। राजा ने खुशी खुशी सारी बातें सुनी और मन ही मन सोचने लगा कि आज मेरा सपना पूरा हो गया है और उसने राजकुमारी को अपने बेटे के लिए पा लिया है। इसके बाद राजा ने तुरंत इस शानदार मौके को शानदार तरीके से मनाने के लिए आदेश दिया। राजकुमार के लिए राजा ने सबसे उत्कृष्ट और विशेष कपड़े बनवाए, घोड़े के लिए शानदार आसन बनवाए और सिपाहियों के लिए नई और विशेष वेशभूषा बनवाई गई। बहुत सारी तरह की भेंटें जैसे अनमोल हीरे, जवाहरात, रेशमी कपड़े, मुश्किल से मिलने वाले फल, कीमती मसाले और बढ़िया किस्म के इत्र आदि इकट्ठा किए गए। हर चीज को याद करके राजा ने इकट्ठा किया। 3 महीने जल्दी ही गुजर गए। इतनी तैयारी में समय कब निकल गया पता ही नहीं चला। शादी के कुछ दिन पहले ही राजकुमार का पिता बीमार पड़ गया और अचानक वह मर गया। अब परिवार वालों के लिए यह एक बहुत बड़ा धक्का था। राजकुमार को अपनी शादी टालनी पड़ी क्योंकि ऐसे समय पर शादी के लिए राजकुमार का जाना अपने पिता का अपमान करना जैसा दिख रहा था। फिर जैसे ही राजकुमार के पिता की मौत के अफसोस का समय बीता, फिर राजकुमार तोते के साथ राजकुमारी से शादी करने के लिए निकल पड़ा। उधर राजकुमारी का राज्य कोई ज्यादा दूर नहीं था,
इसीलिए राजकुमार तोते के साथ में बहुत ही जल्दी पहुंच गया और फिर राजकुमार ने अपना डेरा राजकुमारी के महल के पास वाले बगीचे में डाल दिया। अगर राजकुमार उस बगीचे में ना गया होता तो अच्छा होता, क्योंकि वहां उसका तोता मर गया। उस बगीचे के माली ने उस तोते को मार दिया, क्योंकि वह तोता एक खजूर पर बैठकर खजूर को तोड़ रहा था और राजकुमार की तरफ उस खजूर को फेंक रहा था। यह बात माली को रास नहीं आई और उसने तोते को मार दिया। फिर कुछ देर बाद ही उसने सुना कि राजकुमारी के पिता ने अपनी बेटी की शादी उसके साथ करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसका पिता मर गया था। अब बगीचे में डेरा डालने के कुछ दिन बाद ही राजकुमारी अपनी पालकी में बैठकर बाहर जा रही थी, तो इत्तेफाक से वही रास्ता उसके सामने आया जिस रास्ते पर वह बगीचा था। उसने बगीचे पर नजर डाली तो वहां पर वह राजकुमार को देखा। फिर राजकुमारी उस राजकुमार को पहचान गई, क्योंकि उसकी फोटो अभी भी उसके पास में थी। उसने उस समय तो कुछ नहीं कहा और अपनी पालकी ढोने वाले सैनिकों को वापस चलने के लिए कहा, क्योंकि राजकुमारी को अपना प्रेमी मिल गया था। उसी समय उसको सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगा। शाम को सोने के समय राजकुमारी ने अपने खाने में से आधा खाना खाया और बचा हुआ आधा खाना राजकुमार की फोटो के साथ में राजकुमार को भेज दिया। उसने अपनी नौकरानी से कहा कि वह राजकुमार से कहे कि वह इस खाने को खा ले और अगर वह न खाए तो उसमें अपनी उंगली घुसा दे। नौकरानी ने वैसा ही किया। राजकुमार ने खाना नहीं खाया तो नौकरानी ने उसको खाने की प्लेट में उंगली घुसाने के लिए कहा। राजकुमार ने सोचा कि राजकुमारी मुझसे प्यार करती है। ऐसा सोचकर उसने एक पत्थर लिखा और खाने की प्लेट में उंगली घुसाकर उस पत्थर को उसमें रख दिया और उस नौकरानी के द्वारा वापस भेज दिया। फिर जब राजकुमारी ने वह पत्थर पढ़ा तो उसके मन में राजकुमार से मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई। उसने रात को अपना घोड़ा तैयार करवाया और उस बगीचे की ओर चल पड़ी जहाँ पर राजकुमार ठहरा हुआ था। तभी राजकुमारी ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और इसीलिए मैं छुपकर तुम्हारे पास आई हूँ। मेरे पिताजी मुझे तुमसे शादी करने की इजाजत नहीं देंगे। चलो अपना घोड़ा तैयार करो और मुझे अपने साथ अपने राज्य में ले चलो, जहाँ हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तब राजकुमार और राजकुमारी दोनों ही घोड़े पर सवार होकर के राज्य से बाहर की तरफ चल दिए और वह एक ऐसे स्थान पर जा पहुंचे जहां पर उनकी जान बहुत बड़े खतरे में पड़ गई। वह जिस नगर में पहुंचे उस जगह पर एक जादूगरनी रहती थी। उसकी भी एक बेटी थी। जैसे ही उसकी बेटी ने राजकुमार को देखा तो जादूगरनी की बेटी उस राजकुमार से प्रेम कर बैठी और उससे शादी करने की सोच ली। अब वह जादूगरनी मन में सोचने लगी कि शादी राजकुमार के साथ कैसे होगी। फिर उसने एक तरकीब सोची। फिर वह जादूगरनी की लड़की अपने मन में विचार करने लगी, आखिरकार मेरी शादी इस राजकुमार के साथ में कैसे होगी। फिर उसने एक तरकीब सोची और अपनी माँ जादूगरनी से राजकुमार और राजकुमारी को अपने घर खाने के लिए बुलाने को कहा और फिर अपनी बेटी की बात को मानकर उस जादूगरनी ने राजकुमार और राजकुमारी को अपने घर खाने के लिए बुलाया। जब राजकुमार और राजकुमारी उस जादूगरनी के घर पर खाना खाने गए तो जादूगरनी ने राजकुमार को एक कमरे में बुलाया और उसके गले में एक रस्सी का फंदा डाल दिया। जब फंदा डाला गया तो वह राजकुमार जो पहले एक इंसान था एक भैंसे के रूप में बदल गया। फिर दूसरे दरवाजे से जादूगरनी ने उस भैंसे को घर से बाहर ले जाकर एक सुरक्षित स्थान पर बांध दिया। अब राजकुमारी खाना खाने के बाद अपने राजकुमार को खोजने लगी, लेकिन वह तो भैंसा बन चुका था। उसे कैसे ढूंढती? पूरे दिन वह भैंसा जादूगरनी की बेटी के पीछे घूमता रहता था। जादूगरनी की बेटी जहां भी जाती तो वह भैंसा उसके पीछे जाता। जादूगरनी की बेटी रात को भैंसे के गले से वह रस्सी का फंदा निकाल देती थी, जिससे वह राजकुमार बन जाता था और भैंसे का रूप खत्म हो जाता था। और जैसे ही सुबह होती तो वैसे ही वह रस्सी का फंदा फिर राजकुमार के गले में डालकर उसे भैंसा बना देती थी। उधर राजकुमारी को राजकुमार से बिना मिले कई दिन बीत गए। राजकुमारी पागलों की तरह अपने राजकुमार को ढूंढ रही थी। वह बहुत ही दुखी थी। उसको पता ही नहीं था कि वह अब करे तो क्या करे। आखिरकार राजकुमार उसको छोड़कर कहाँ चला गया। कभी राजकुमारी मन में सोचने लगती कि राजकुमार ने मुझे धोखा दे दिया, कभी सोचती कि मुझे धोखा नहीं दे सकता है, वह मुझे बहुत प्यार करता है, मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने उसका कत्ल कर दिया हो। फिर उस राजकुमारी ने एक आदमी का रूप धारण किया और उस नगर के राजा के पास गई और उससे अपने मन की बात कही। उधर राजा राजकुमारी की शक्ल, सूरत और बोलने के ढंग से बहुत प्रभावित हुआ।
फिर राजा ने अपने दरबार में उस राजकुमारी को कोतवाल के पद पर नियुक्त कर दिया। फिर जब वह राजकुमारी कोतवाल बन जाती है, क्योंकि कोतवाल का आना जाना बहुत सारे घरों में होता है, इसलिए उसे सारे घरों के अंदर बाहर के रहस्य मालूम होते हैं। इस प्रकार वह राजकुमारी कोतवाल बनकर राजा के यहाँ काम करने लगती है। समय धीरे धीरे बीतता गया, कई साल बीत गए। फिर एक दिन राजा की मृत्यु हो जाती है। उधर सभी नगरवासी कोतवाल को राजा बना देते हैं, क्योंकि उस कोतवाल रूपी राजकुमारी का व्यवहार जनता के प्रति बहुत ही अच्छा था। फिर एक दिन उस नगर में एक व्यक्ति एक भैंसा बेचने के लिए उस राजा रूपी राजकुमारी के पास आया, तो राजा रूपी राजकुमारी ने उस व्यक्ति का भैंसा खरीद लिया। वह भैंसा बहुत ही काम का था। वह किसी भी खोई हुई चीज को सूंघ कर बता देता था। एक दिन अचानक वह भैंसा कहीं गुम हो गया। फिर राजा ने उस नगर में सूचना भिजवा दी कि इस नगर में जितने भी भैंसे हो सबको यहाँ पर इकट्ठा किया जाए। अब सभी नगर के भैंसे राजा के सामने एकत्रित हुए, मगर उस जादूगरनी ने अपना भैंसा, जो कि एक राजकुमार था, उसे राजा के दरबार में नहीं भेजा। फिर जब सैनिकों ने राजा रूपी राजकुमारी को जादूगरनी के द्वारा अपना भैंसा नहीं भेजने की बात बताई, तो राजा रूपी राजकुमारी एकदम से भड़क गई और उसने जादूगरनी सहित उस भैंसे को जबरदस्ती बुलवाया। उधर जैसे ही सैनिकों ने उस भैंसे के गले में पड़ी हुई रस्सी को जोर से खींचा, तो वैसे ही वह रस्सी उस भैंसे की गर्दन से निकल गई और रस्सी गर्दन से निकलते ही वह भैंसा एक राजकुमार के रूप में परिवर्तित हो गया। सैनिकों ने तुरंत उस राजकुमार को और जादूगरनी और उसकी बेटी को राजा रूपी राजकुमारी के सामने उपस्थित किया। तब राजकुमारी ने सभी नगरवासियों से कहा कि उसे अपने राजकुमार से मिलने के लिए एक आदमी के रूप में रहना पड़ा। मैं एक औरत हूँ, इसलिए आज से आप सभी हमारे राजकुमार को अपना राजा और मुझे अपनी रानी स्वीकार करो। नगरवासी खुशी होकर राजकुमारी को रानी और राजकुमार को अपना राजा बनाने में सहमत हो गए। अब उस राजकुमार को राजा बनने का मौका मिला और उस राजकुमारी को रानी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जबकि उस जादूगरनी बुढ़िया को सूली पर चढ़ा दिया गया और उसकी बेटी को हमेशा के लिए कैद में डाल दिया गया, क्योंकि जो जादूगरनी की बेटी थी उसने पूर्व जन्म में अपने पति को झूठा दोष लगाकर एक राजा की कैद में डलवा दिया था। इसीलिए उस जादूगरनी की बेटी को भी राजा के दंड का सामना करना पड़ा। फिर वह राजा और रानी बनकर के एक दिन घूमने के लिए जाते हैं और जब जंगल से होकर गुजरते हैं तो वह एक पेड़ के पास में आराम करने लगते हैं। वह पेड़ वर्षों पुराना था। उस पर राजकुमार और राजकुमारी ने अपने पूर्व जन्म में एक प्रेम चिन्ह बनाया था, जो पूरी तरह से सुरक्षित था। फिर तो उस राजकुमार और राजकुमारी की नजर जैसे ही उस प्रेम चिन्ह पर पड़ती है, तो एकदम से दोनों को अपने पुराने जीवन की सारी गाथा याद आ जाती है, पुराने जन्म की सारी बातें याद आ जाती है और उनके जीवन में एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। फिर वह राजकुमारी बोली, अब मुझे सब समझ में आ गया। मैं आपसे बहुत प्यार करती थी, आप भी मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैंने आपकी बहुत सेवा की थी। केवल मेरे मन में एक ख्वाब था कि मैं आपकी खुशी के लिए एक संतान को जन्म नहीं दे सकी, लेकिन इस जन्म में फिर हम दोनों मिले हैं और पति पत्नी के रूप में मिले हैं। क्योंकि यह हमारा सच्चा प्यार था, इसलिए हम दोनों एक होकर मिले और मुझे पूरा यकीन है कि इस जन्म में भगवान हमारी मनोकामना सुनेंगे और आपको संतान का सुख अवश्य मिलेगा। फिर वह राजकुमारी गर्भ धारण करती है और समय आने पर एक सुंदर संतान को जन्म देती है। इस प्रकार एक पत्नी अगले जन्म में आकर अपने पति को भी पाती है और पति की खुशी के लिए एक पुत्र को भी जन्म देती है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल शिव भक्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें और कमेंट